ताकतवर हथियार है जो किसी भी कौम के मुस्तकबिल को संवारने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। यही फ़िक्र जज्बा लिए मेहनत, अज़मत, खिदमत खल्क़ की एक अजीम मिसाल इस्लामाबाद के एक रिहायशी हैं जो 30 से ज़ायद सालों से इस्लामाबाद में वाक़े एक पार्क में गरीब और मेहनत कश बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं। मंडी बहावलदीन से ताल्लुक़ रखने वाले ये अजीम इंसान अब तक हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर चुके हैं। ABN के मेहमान में आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अयूब खान, जो मास्टर अयूब के नाम से भी जाने जाते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने इस सफ़र का आगाज़ कब और कैसे किया और इस दौरान इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम वेलकम, आए तशरीफ रखें। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर साहब आपने तो घर को ही स्कूल बना दिया। बस अपना काम जो है जी, जो वही बात है ना कि जो देश है वो बेस है सारा। आए मुहतरमा बैठे, तशरीफ रखें। शुक्रिया मास्टर साहब। वैसे क्या ही कमाल की बात की आपने कि जैसा देश वैसा देश। बिल्कुल। लेकिन मास्टर साहब आज ना मुझे पता है कि आप सब आपको मास्टर साहब के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन मास्टर अयूब तो आप बाद में बने। जी बिल्कुल। मोहम्मद अयूब खान कौन थे, क्या थे? आज पहले हम उस बारे में बात करेंगे। सही है। तो आप मुझे बताएं कि आप कब और कहाँ पैदा हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंडी बहावलदीन वहीं पैदा हुआ हूँ और वहीं मेरे वालिदैन रहते थे और वहीं से मेरी इब्तिदा जो ज़िंदगी की वहीं से शुरू हुई है। आप कितने बहन भाई थे? हम 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं। इस वक्त 2 भाई मेरे फौत हो चुके हैं, अभी जवान फौत हुए इसी 2022 के अंदर। और अभी हम 3 भाई मौजूद हैं और 2 बहनें मौजूद हैं। कैसी ज़िंदगी थी आपके अपने घर मंडी बहावलदीन में? बचपन कैसा गुजरा आपका? देखिए जी, वालिदैन तो बहुत गरीब थे, बहुत मेहनत मजदूरी उनको करनी पड़ती थी, तो हमें थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता था खेलने कूदने का। बाकी वालिदैन के साथ ही कोई कभी किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए आ रहे हैं। बहन भाइयों को मैं सब घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी एक बहन मुझसे बड़ी थी। हमने बहुत मेहनत की है अपने बहन भाइयों के साथ। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो फ़ौज में चले गए, फ़ौज से वो बंगाल में कैदी हो गए और कैदी होने के बाद जब वो आए हैं तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी उन्होंने आप ही बता दिया था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है बेटा, और मैं पता नहीं कितने दिन कहूँ। लेकिन वालदा का पहले ही इंतकाल मेरी वालदा जो थी पहले फौत हो गई थी। और फिर जब जो वालिद साहब की आप कैद के बारे में बात कर रहे हैं और आप 8 बहन भाई माशाल्लाह थे, ठीक है, एक दूसरे का सहारा थे, आप वो थे, तो वो वक्त कैसा था? बड़ा अच्छा वक्त गुजारा करते थे उस टाइम? वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती थी और घर में सुकून था, लेकिन हर छोटे बहन भाई को मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती थी। और साथ ही वालिद कैद हैं, परेशानी बिल्कुल बड़ी परेशानी होती थी। और वो रेडियो पर ही उनके इंटरव्यू वगैरह आते थे, रोज़ाना बैठे रहते थे, सुनते थे आज आएगा कल आएगा। लेकिन एक दिन फिर आया, उन्होंने अयूब का नाम लेकर उन्होंने मेरे से बात की कि सारी बातें सुनी। लेकिन जब वो आए हैं उस वक्त उन्होंने बता दिया था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ी देर ही जिए थे। तो जीने के बाद उन्होंने कह दिया कि बेटा ये निज़ाम तेरी जिम्मेवारी है, अब इसको आगे चलाना, इन सारे बहन भाइयों को पढ़ाना। तो ये मैंने भी इरादा कर लिया था कि मैंने अपने वालिदैन की ये बात माननी है और मैंने अपने बहन भाइयों को सबको पढ़ाना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने अपने भाइयों को भी बहनों को भी, कोई मेरे घर का बहन भाई FA से BA से कम नहीं है, सबको पढ़ाया। ये तो आपकी बहुत हिम्मत की बात है, लेकिन जब ये वक्त आया कि अपने वालिदैन के मुंह से ये बात सुनना बड़ी तकलीफ दे होती है कि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, अयूब ये तुमने लेके चलना और साथ छोटे छोटे बहन भाई को देखना। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी और जब ये बात सुनी तो क्या एहसास थे आपके? मैंने अपने आप को इस तरह ढाला कि अपने बहन भाइयों को पढ़ने दिया, अपनी पढ़ाई को रोक दिया और अपनी पढ़ाई को रोक कर रात को पढ़ा करता था, दिन में मेहनत मजदूरी करता था। मैं लिफाफे बनाता था, किताबों की जिल्दें करता था, अखबारात बेचता था और अपने बहन भाइयों के लिए, मेरी बहन जो थी वो घर का काम करती थी, घर के अंदर कपड़े सीना और मेहनत मजदूरी करना। और फिर
ज़िंदगी के अंदर ये भी दुख आए हैं। मैंने एक बहन की शादी की है, उसका खामद सऊदीया चला गया, वहाँ उसकी 24 दिन के बाद डेथ हो गई है। फिर मैंने दूसरी बहन की शादी की है, उसका खामिद जो था वो एक्सीडेंट होया, वो फौत हो गया। 2 बहनें मेरे पास, अभी 2 भाई मेरे फौत हो गए हैं, उनकी जो बीवी है वो मेरे पास है। लेकिन मैं कभी घबराया नहीं, मैंने मेहनत की है और मेहनत करके चला हूँ। अगर एक पैसा कमाया तब भी हलाल की कमाई का कमाया, और हर पल मेहनत करता रहा हूँ। अपने सब बहन भाइयों को पढ़ाया। मैट्रिक की तालीम मैंने मंडी बहाउद्दीन में MB हाई स्कूल थे वहाँ पर किया, और उसके बाद मुझे हाजी अब्दुल शकूर साहब जो थे वो मिलते हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर मुलाजम थे। तो वो मुझे कहते हैं, मंडी बहाउद्दीन के थे वो कहने कि यार यूब ऐसा करो, तुम जो यहाँ मेहनत मजदूरी करते हो इस्लामाबाद में आ जाओ, बहुत नौकरियाँ हैं और कोई ना कोई तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आ जाए आप। मैंने कहा जी चलो ठीक है। मैंने चंद दिन के बाद मशवरा किया अपने बहन भाइयों से, दूसरों से, आखिर जनाब मैं आ गया। अब जब मैं आ गया यहाँ पर, तुम कहाँ नौकरी इतनी जल्दी मिलती थी, कोई नहीं नौकरी मिलती थी मुझे उन दिनों। मुझे ये भी पता है क्या हालात है, क्या मतलब जब यहाँ पर आए, मैं यही जानना चाहती हूँ कि मतलब वहाँ से तो यहाँ आने का आपने जैसे फैसला किया, आपने बताया इतनी आजमाइशें थी, आप साबित कदम रहे, अपने घर वालों को, बहन भाइयों को लेके चले, मेहनत की, लेकिन अपना शहर छोड़कर एक अनजान शहर में आना बड़ा फैसला होता है। और उसके बाद यहाँ आते साथ आप कहाँ रुके, क्या मुश्किलात थी? मैं इस्लामाबाद आया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों भी मस्जिदों को ताला लगाते थे कि मस्जिद में भी जाकर बंदा नहीं ठहर सकता था। रावलपिंडी के स्टेशन को अपना देखा और वहाँ गया मैं, तो मैंने देखा कि जो ये लाल कपड़ों वाले जो है, ये कोई सामान उठा के इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से इधर जा रहा है, और उनको लोग पैसे दे रहे हैं। मैंने भी उठाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ के कुलियों ने मुझे मारा, पीटा और प्लेटफार्म से बाहर निकाल दिया पुलिस के हवाले। मुझे नहीं पता था कि ये रजिस्ट्रार है या क्या है, इनका मसला है। तो जब उन्होंने बाहर निकाल दिया तो बाहर से मैं, उस वक़्त वाल्वो बसें भी चलती थी और दूसरी बसें भी, वहाँ से सामान उठा के मैं स्टेशन के गेट तक लेके आता रहा, मजदूरी करता रहा और अपनी बहन को कुछ पैसे बेचता रहा। पैसे मिलते होते थे उस वक्त तो बहुत कम, किसी को 5 रुपए मिल गए, किसी को 2.5 रुपए मिल गया, किसी को 4 रुपए मिल गए। इतनी मेहनत होती थी, कहाँ मिलता था इतना पैसा। आज तो 100 की तादाद, हज़ारों की तादाद में मांगते हैं ना। उस वक्त तो अपना 2-5 रुपए, 2-5 रुपए, 2.5 रुपए, 4 रुपए, इस तरह। तो मुझे एक दोस्त मिलता है, वो कहता है कि भाई अच्छे बड़े जवान हो, खूबसूरत लड़के हो, यार तुम पढ़े नहीं? मैंने कहा नहीं पढ़ा जी, हालांकि मैं पढ़ा लिखा था। उन्होंने कहा यार बात सुनो, कहीं नौकरी कर लो। मैं कहा जी नौकरी के लिए इस सिलसिले में आया था, नौकरी नहीं मिली, तो आप अगर कोई वाकफियत है उसके यार ऐसा करें, आप सिविल डिफेंस के अंदर रज़ाकार भर्ती हो जाए। मैंने सिविल डिफेंस के अंदर जाकर वहाँ पर अपनी दरख्वास्त दी और मैं रज़ाकार भर्ती हो गया। रज़ाकार का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने वहाँ पर बहुत सारे कोर्स कर लिए। पहला कोर्स बम ब्लास्टिंग का किया, फर्स्ट एड का किया, फायर फाइटिंग का किया, रेस्क्यू का किया, इसके अलावा भी ऑफिसर कोर्स किए मैंने, और साथ साथ मजदूरी करता रहा। ये जो आपके कोर्स की बात है और ये जो आपकी पहली नौकरी की बात है, ठीक है, कि कहाँ पे आप भर्ती हुए और आपने प्रॉपर अपना शोबा उसे इख्तियार किया बाकायदा, उसकी बात तो मैं आपसे ना वहाँ जाके करूँगी। जी। अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बचपन में हर बच्चे का ख्वाब होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप अयूब खान क्या बनना चाहता था? देखो जी, अपनी तो ख्वाहिशें बड़ी थी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब वालदा भी नहीं रही, वालिद भी नहीं रहा, घर के 5 बहन भाई हैं, मजदूरी करनी पड़ी। इस मजदूरी की वजह से, जनाब हाजी अब्दुल शकूर की वजह से मैं इस्लामाबाद आया था। तो तब ये मैंने रज़ाकार में भर्ती हुआ था, और रज़ाकार होने पर जब कोर्सेज कर लिए, उसके बाद फायर फाइटिंग में जब वैकेंसी आई, मैं खुद ही गया हूँ और शकूर साहब से मिला हूँ। शकूर साहब थोड़ी सी सिफारिश कर दे, ज़मानत दे दें, उन्होंने ज़मानत दी, तो वहाँ मैं एज ए फायर फाइटर भर्ती हो गया। बचपन में आप शरारतें करते थे या आप संजीदा ही थे? नहीं जी, कहाँ शरारतों का टाइम मिलता था और खेलने का टाइम नहीं मिलता था। अपने बहन भाइयों के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, और कई ऐसे वक्त आ जाते थे तन्हाई में रोना पड़ता था, तन्हाई में देखना पड़ता था। उसके साथ साथ भी हालात ऐसे गुजरे, और आप यकीन करें अब भी कई बार कि सुबह नाश्ता कर लिया है ना, तो दोपहर को छोड़ो यार, शाम को करेंगे। और उस वक्त तो नागाकारी देते थे, चलो यार आज खाना नहीं खाएंगे, अपने बहन भाइयों को देना। ये हालात थे। हालांकि सस्ता ज़माना था, आज तो बड़ा महंगा ज़माना है, लेकिन उस वक्त भी करते थे, चलो यार आज नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर की रोटी खा लेंगे गर्म जी, यार चलो आज नाश्ता किया नहीं, शाम को खाना खाएंगे। इस तरह वक्त गुजारा। खेलने का कहाँ टाइम था, खेल का थोड़ी सी देर
चलो जी फुटबॉल किसी के साथ खेल लिया या किसी का क्रिकेट के साथ अपना को खेल लिया, ये कोई खेल नहीं है। खेल तो वो होता है कि एक बहुत बड़ा खेलना, किसी टीम में जाना और अपना मशगला पूरा करना। तो मैं जब इस्लामाबाद आया हूँ ना जी, यहाँ आके भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जो अगली तालीम मैंने यहाँ आके शुरू की प्राइवेट, ये एशिया कॉलेज होता था वहाँ से। तो लेकिन आपने कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैं सिर्फ FA तक गया, इससे आगे मैं नहीं जा सका क्योंकि मजदूरी करनी पड़ती थी, मजदूरी की जिम्मेवारी थी। तो बहन को कुछ ना कुछ पैसे भेजने पड़ते थे और बहन पता क्या कहती थी, मेरा भाई अफसर इस्लामाबाद में लग गया। वो तो मेरे दिन को पूछे कि मैं क्या क्या करता था, क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छा, अब ये जो कहानी है ना नौकरी की, ये जब आप सवाल करेंगे बताऊंगा ये कैसे गुजरी और किस तरह गुजरी और कैसे मैंने जनावरा करा और ये फिर स्कूल कैसे खोला। तो फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगी और मैं कहूंगी कि हम चलते हैं जी जी आपके वो उसी दफ्तर में, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा वक्त जो है जी, अपने दफ्तरों में अपनी काम की जगह पे गुजारते हैं। तो चले, हमारी ठीक। जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, बहुत सी यादें होती हैं। ठीक है। तो उन यादों के बारे में बात करेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए। इस वक्त हम पहुंच गए हैं अयूब साहब के दफ्तर में, जहां पे उन्होंने पहली नौकरी की और अपनी सर्विस का बहुत लंबा अरसा गुजारा। मास्टर साहब, कितने साल बाद आप यहाँ आए हैं? मैं तकरीबन 4-5 साल के बाद आया हूँ। 4-5 साल, ये भी एक हाँ जी, लंबा अरसा बिल्कुल, होता है और बिल्कुल। आपने उम्मीद है इससे ज्यादा लंबा अरसा गुजारा हो। बिल्कुल। क्या इस बिल्डिंग को देख के इतने सालों बाद आपके दिल में, दिमाग में क्या बात आ रही है? बस अपना पुराना दौर याद आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ ड्यूटी करता था और कैसे हम निकलते थे, कैसे किसी आग पे पहुँचते थे। तो वो वक्त ये अपना याद आ रहा है। मतलब आपकी तो जवानी भी यहाँ बिल्कुल। गुजरी होगी, बहुत लंबा अरसा गुजरा होगा। 42 साल सर्विस की है मैंने फायर 42 की। साल। मैं एज ए फायर मैन भर्ती हुआ था, फायर फाइटर। उसके बाद फिर मैं कोई 12 साल के बाद एज ए इंचार्ज हो गया था। फिर उसके बाद फायर कंट्रोल सुपरवाइज़र हो गया था। फिर मैं यहाँ पर पूरे फायर ब्रिगेड का इंचार्ज। आप कितने साल के थे? मतलब मैं 18 साल का था। 18 साल का था तो मैं एज ए फायर फाइटर भर्ती हुआ था। 18 साल मतलब आप 18 साल जी, के एक जी। नौजवान लड़के थे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और 46 साल आपने यहाँ पे सर्विस की। जी बिल्कुल। तो वो पहला दिन आपको याद है कि जब आप यहाँ, आपको लेकर कोई आया था या आप बिल्कुल, आए थे, बिल्कुल। तो क्या कैफियत थी वो देखो जी, हमें जिस वक्त बताएं। मैंने अपना जॉइनिंग रिपोर्ट दी हेडक्वार्टर में, तो हेडक्वार्टर वालों ने मुझे मुंतखब किया कि आपने फलां स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट करनी है और वहाँ जाके आपने आज सुबह की ड्यूटी सर अंजाम ली, क्योंकि शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। तो मेरे पास उस वक्त तकरीबन 75 आदमी थे। अब तो बहुत बंदे कम रह गए। 75 आदमी थे जिनको, अब मैं एज ए फायर फाइटर था, उन 72 में मैं भी था और अपनी मैंने आके ड्यूटी शुरू की। मुझे वो जो पहला दिन था, आपसे वो इंटरव्यू में सवाल किए जाते हैं ना, जी जी, वो इंटरव्यू क्या था? आपसे क्या सवाल पूछा गया बस था? मुझे जो पूछा गया कि आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है, पढ़े हुए कितने हो और ये कैसे यहाँ से भर्ती हुई, किसी ने सिफारिश कराई है, क्या कराई है। तो जैसे जैसे सवाल थे उनके जवाब दिए। लेकिन चंद दिन तो घबराहट थी कि पता नहीं कैसा वक्त कैसे। बिल्कुल, ट्रेनिंग मैंने अपना इस्लामाबाद के अंदर कई फायर फाइटर के कोर्स किए, लाहौर से कोर्स किए, उसके बाद फैसलाबाद से किए, फिर एज ए मैं कोर्स के लिए और कई जगह भी गया कोर्स। जो यहाँ पर हमारे सिविल डिफेंस अकाडमी है, यहाँ गया हूँ। ये जो हमारी अपना इंस्टीट्यूट है वहाँ गया हूँ फायर का। और उसके अलावा मैंने 7 साल जो आर्मी की है, उस आर्मी के अंदर मैंने फायर ब्रिगेड के एज ए वर्कर होने की हैसियत से हिस्सा लिया और वहाँ पर हमारे जो सारे के सारे काम होते थे वो किए। कई दफ़ा वहाँ पर अगर हादसा भी हुए उस पर भी काम किया और बड़े इनामात हमने हासिल किए। पे भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी, इंसान की जिंदगी में वो जो पहली नौकरी होती है और वो पहली तनख्वाह जो होती है, जी जी, मतलब नौकरी के बाद जो तनख्वाह आती है प्रॉपर वाली, वो आपकी तनख्वाह कितनी थी? क्योंकि तो बड़ी जरूरी होती है। पौने 300 रुपये मेरी तनख्वाह थी उस वक्त, पौने 300। और जिसमें से मैं 150 रुपया घर देता था और वो किराया देना, उस वक्त तो मकान भी इतना था, किराए पे फिर यहाँ लिया, उसका किराया देना, अपना खर्चा रखना,
और घर में जाना, महीने के बाद 15 दिन के बाद मैं घर भी जाता था, या फिर कोई इमरजेंसी हो जाती थी तब जाता था। तो यहाँ पर 350 रुपए में हाँ जी आपका मतलब पूरा उस वक्त पूरा गुजारा महीना चलता, गुजारा बिल्कुल, हो बल्कि 10, 5, 20 बच जाते थे हर महीने। मतलब कितना हाँ जी, अच्छा वक्त था। बिल्कुल। आज के जमाने में तो कितने भी हो ना, कम ना। पड़ जाते हैं। बिल्कुल। मैं मतलब देखती हूँ आज का जमाना ऐसा है, इतनी दौड़ है, इतना भाग रहे हैं और खुश कोई भी नहीं है। बिल्कुल जितना हो जाए वो कम है, महंगाई है। हाँ जी। 350 के तो आप प्याज भी नहीं आते। नहीं नहीं ना थी, बिल्कुल। और 1976 का ज़माना है ये, 1976 के अंदर मैं आकर भर्ती हुआ था, 15/5/1976 मेरी डेट है हम भर्ती आगे की। भी बढ़ते हैं क्योंकि हाँ जी। मैं चाहती हूँ हम आपके दफ्तर को जरा जी। घूमे, आपकी ठीक है। यादें ताज़ा हो सही कि है। क्या था। अब मतलब जब हम दफ्तर जाते हैं, जैसे मैंने जी। वहाँ पे बात की थी कि जी, जी। हम ना घर में जितना वक्त गुजारते हैं उससे शायद ज्यादा वक्त जो है हम अपने काम वाली जगह पे जी, गुजारते बिल्कुल। हैं। आपने अपनी 24 जिंदगी के हाँ जी। इतने साल यहाँ गुजारे हैं, मैंने 43 दोस्तियाँ साल, भी हुई होंगी। बिल्कुल बड़ी दोस्तियाँ हुई हैं, कोर्सेज हुए हैं, कोर्सेज किए हैं, उसके बाद हादसात में गया हूँ और अपनी ज़िंदगी का सफ़र गुजारा है। कोई कई ऐसा हादसा जो अभी भी सोच के आपके रोंगटे मतलब बंदा घबरा जाता है जी, हादसात से? बिल्कुल। देखो जी, ये मेरे टोटल के अंदर जब धमाका हुआ था और उस धमाके के अंदर हमने आग पे काम किया था, वो हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल तरीन था और राह लगे रहे थे हम, और उस आग के अंदर घुस के उनको लोगों को भी निकाला था, फर्स्ट एड भी की थी, रेस्क्यू भी की थी और फायर पर भी काम किया था। उसके बाद फिर ये अमामी मरकज़ में आग लगी है, बहुत ज़बरदस्त, शहीद मिलत में आग लगी है, इस प्रेसिडेंट हाउस में आग लगी है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। सेक्रेटरीट के अंदर आग लगी, वहाँ गए हैं। तो मतलब जिसमें घबराए आप थे वो मैरियट का वाकया था? नहीं, घबराए कभी नहीं। आग है जो जिन आगों से देखना पड़ता है। आपने जंग लड़ी? बिल्कुल। देखें जी, जो है ना पेट्रोल की उससे कभी नहीं घबराए, लकड़ी की आग से कभी नहीं घबराए, लेकिन घबराहट आती है तो गैस की आग, क्योंकि गैस जो है ना 2-3 तरीके से बंदों को मारती है। एक तो वो फक करके मारती है, हाँ। और वैसे भी वो गैस बना के बंदे को मारती है, उससे घबराहट होती थी, बाकी और किसी चीज़ से नहीं घबराई कभी। ठीक है मास्टर साहब, अब हम थोड़ा आगे की तरफ जी, बढ़ते बिल्कुल। हैं। हम हाँ जी। आपके कुलीग्स के पास जाएंगे सही जो है। आपके जूनियर्स थे, जी, जिनके जी। साथ आपने वक्त गुजारा, उस बिल्कुल। तरफ चलते हैं। बिल्कुल। मास्टर साहब, अब पहले के जितने आपके साथ काम करते थे लोग, आप भी रिटायर हो गए, आपने रिटायरमेंट ले ली, और भी आपके साथी जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, पर कुछ हैं, जी, जी। लेकिन उनके साथ आपका वक्त कैसा गुजरा था? अच्छा वक्त था, अच्छे लोग थे, साथ जी, जिस देते वक्त थे, तो- मुकाबला था? बिल्कुल। जिस वक्त एज ए मैं फायर फाइटर था तो उस वक्त तो तमाम स्टाफ से रल मिलकर वक्त गुजरता था, और जब उससे ज़रा थोड़ा सा एक अपना सिपाही से लेवल जो है ऊपर। लेवल ऊपर चला गया, थोड़ा सा पर उसमें थोड़ा आ जाता है इख्तलाफ, सख्ती, फिर उससे ऊपर चले जाए फिर और ज़रा वो आ जाता है। लेकिन जो फायर मैनों का आपस में इत्तेफाक होता है ना, और आपस में काम करना, वो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी टीम वर्क गुजरती होता है, है। बहुत अच्छी, और टीम वर्क काम होता है। तो क्या आप जो है ये आपके साथी यहाँ जी, पर है, जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप इनकी उस फायर टीम में थे, इनके हिस्सेदार थे, मतलब साथ आप जाते होते थे? जी बिल्कुल, हम जाते थे इनके साथ, हमने बहुत काम किया है। हम फायर में थे जब भी हम जाते थे, जब ये फायर लीडर बने फिर भी हम इनके साथ काम करते थे, जब ये FCS बने। तो कैसा इखलाक था? ये गुस्सा वगैरह करते थे या? ये बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, पूरे स्टाफ के साथ, सब फायर मैनों के साथ, और हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ये। वो तो शिकायत हमें रखनी भी नहीं चाहिए किसी से। लेकिन अभी आपके पीछे ये जो बस है ना, मैं इसका पूछना चाहती हूँ कि इसमें और बाकी जो वो होती है बसेस होती हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? बस इसमें फ़र्क इतना ही होता है जी, क्योंकि ये एक छोटी गाड़ी है, हाँ। और वो एक बड़ी होती है, उसके अंदर इसमें 400 मीटर पानी होता है। अब ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जो है ड्राइविंग का है, दूसरा हिस्सा जो होता है इसमें स्टाफ और शिफ्ट रूम के बंदे होते हैं, सामान होता है, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो पानी का होता है। इसी तरह बड़ी गाड़ी में ज़रा बड़े बड़े हिस्से आ जाते हैं और सामान ज़्यादा आ जाता है, सिलेंडर ज़्यादा आते हैं, CO2 वगैरह सिलेंडर होते हैं, गैंती, बेलचा, इसके अलावा क्रू बार, ये सामान, और ये पाइप क्या रखे क्या होते हैं। सामान साथ लेके जाते हैं जब आप किसी भी फायर वाली जगह पे पहुंचते हैं और वहां से उससे जंग लड़नी होती है आपको? बिल्कुल जी, देखो हमारे साथ गैंती भी होती है, बिलचा भी होता है, क्रू बार भी होता है, स्टैंड, ये जो पाइप होते हैं ये फालतू होते हैं। इसके अलावा सिलेंडर होते हैं, अगर हमने देखा है कि बिजली की आग है छोटी बहुत, तो हम सिलेंडर निकालेंगे, सिलेंडर चला देंगे उस पर और आग बुझा लेंगे।
अगर एक बहुत बड़ी आग है, फिर देखना पड़ता है कि ये बिजली की आग है या तेल की है या खाली खुश्क आग है लकड़ी वगैरह की। तो ये सारा इंतजाम आप लेकर वहाँ बिल्कुल पहुँचते हैं? बिल्कुल, वहाँ पर जाकर सबसे पहले अगर बिजली की आग है, सबसे पहले हम बिजली की कटिंग करेंगे, बिजली को बंद करेंगे। और अगर सुई गैस वगैरह की है तो सुई गैस को भी ये है कि पहले उसका मेन बंद करेंगे, क्योंकि मेन बंद करेंगे आगे आधी आग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप पानी इस्तेमाल करें उसके ऊपर। और अगर तेल पेट्रोल की आग है उसको भी हम देखना पड़ेगा, उस पर हम हमारे पास फॉर्म के सिलेंडर होते हैं, आजकल FFF का सिलेंडर फॉर्म का आ गया, वो हम उस पर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर पानी हम डालेंगे ना तो आग जो है फैलेगी और बढ़ेगी, और तेल जो है वो भारी है और ये पानी जो है भारी है और तेल पेट्रोल हल्का, ये ऊपर फैलेगा और आग फैलेगी। इसीलिए हम उसके लिए हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास बाकायदा कनेक्टिंग ट्यूब होती है, एक ड्रम होता है, उसके साथ लगा के और पैप के साथ लगा देते हैं और फिर हम जनाब पानी चलाते हैं। अभी एक और सवाल था कि अभी जैसे सबने यूनिफॉर्म एक पहना हुआ है, लेकिन जब आप मतलब किसी जगह जाते हैं जहाँ कोई हादसा हुआ होता है, आग बुझानी होती है, क्या तब भी यही कपड़े पहन कर जाते हैं या उनके लिए कोई स्पेशल वर्दी है? देखिए स्पेशल भी है, लेकिन ये वर्दी हमारी एक बाकायदा, जब भी हम अपने दफ्तर में होंगे तब भी, अपनी गाड़ी के साथ तब भी, अगर हमने ज़्यादा देखा है कि आग में घुसना है, उसके लिए बाकायदा हमारे पास एक लिबास है और वो बाकायदा रखा होता है। अगर देखना उस अंदर घुसना है, उसका एक टाइमिंग है और उसको डाल के हम अंदर जाएंगे, वो 1-2 बंदों को ही डालना होता है। और अगर देखा है कि अंदर जो इंसानी जाने हैं और वो मजबूरन हमने पा के फिर घुसना है, उसको इतनी जल्दी आग नहीं लगती, तो फिर हमने निकाल के आकर पीछे आ जाना है। और ये हमारी प्रॉपर वर्दी है। और वो यूनिफॉर्म बना हुआ किस चीज़ से होता है? वो क्या स्टफ यूज़ करते हैं कि जिसे आग नहीं पकड़ती? देखो जी, एक बाहर से वो अपना शील्ड से बनाया जाता है और उसके अंदर भी शीट होती है और बाहर के अंदर भी उसके अंदर एक फॉर्म तो लगा होता है जो एक तपश भी बहुत देर से महसूस करता है और आग भी बहुत देर से हो, आग उसको जल्दी नहीं पकड़ती। लेकिन एक टाइमिंग है, अगर उस टाइमिंग के अंदर अंदर हम वापस आ जाएं और उसको थोड़ा सा टाइम दे दें तो फिर जनाब हम उस पर काम कर सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ये तो आपके साथ, इनके साथ आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरा, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा वक्त था, सब मिलजुल के काम करते थे, एक दूसरे को समझते थे। अब आप नई नस्ल के साथ भी काम कर रहे हैं। पहले के जो इंतज़ामात थे, जिस तरह से निज़ाम चलता था, उसमें और आज के में क्या फ़र्क है? क्या पहले अच्छा दौर था या आज का अच्छा दौर है? वो तो है अभी वक्त काम की जगह पे काम पे अच्छा है। पहले वाले लोग भी बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे, अच्छे थे। और अभी जो है ये नए हमारे साथी आए हैं, ये भी माशाल्लाह पढ़े लिखे जवान लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पहले से भी अब मज़ीद अच्छा काम हो रहा है बिल्कुल, और मज़ीद अच्छा काम हो रहा है पहले से। मतलब नहीं है इंशाल्लाह। अपने कोलीग हैं हमारे। ये आप बड़े हैं, ये आपसे जूनियर हैं, तो क्या ये आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं? हाँ जी बिल्कुल बात मानते हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं। ये सब मेरे स्टेशन की जगह है, मैं जो भी बात करता हूँ कहता हूँ वो फ़ौरन मानते हैं, बहुत अच्छे हैं। और जब आग लगी होती है ना जी, आग के अंदर हर एक बंदे को दिल करता है कि हम इसके ऊपर काम करें, इसको बुझाएं और अपने वतन की, अपने मुल्क की उस चीज़ को बचाएं, उन लोगों की जानों को बचाएं। और फिर भी हम देखते कि हमारा तो कुछ जिस्म नहीं चल रहा या हम जख्मी तो नहीं है, हमें बाकायदा गम बूट दिए जाते हैं, दस्ताने दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारा हेलमेट होता है हमारे पास, ताकि हम भी अपनी सेफ्टी में रहें। बिल्कुल बाकायदा हम सेफ्टी कर फिर आग पे जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल और भी करना चाहती हूँ कि काम की तो आपने बात बताई, तैयारी कैसे करते थे, सब मिलजुल कर काम करते थे, लेकिन अब हर वक्त काम भी तो नहीं होता। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हर वक्त आग नहीं लगी होती, हर वक्त भाग दौड़ नहीं होती। फारिग वक्त में आप लोग क्या करते थे दफ्तर में? क्या मशगला होता था, क्या रूटीन होती थी? फारिग वक्त में जी हम दफ्तर में और भी बहुत से काम है। हमारे हेडक्वार्टर में हम ड्यूटी करते थे, तो वहाँ हम गाड़ियों की सफाई करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, अपना सामान निकालते हैं बाहर, जिस तरह ये पैप पड़े हुए हैं उनकी सफाई करते हैं, रोल करते हैं, फिर रखते हैं। आपसी वक्त कैसा गुजरता होता था? मतलब जब हम काम की जगह पर आते हैं तो हम साथ काम करते हैं, हम दोस्तियाँ करते हैं, बातें करते हैं, तो क्या बातें होती थी, क्या गुफ्तगू का वो मरकज़ क्या होता था ज़्यादातर? जी काम पे जब कोई इमरजेंसी होती है तो फिर तो हम इमरजेंसी पे जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे तो हमारी कोई बात नहीं होती है। हमारे फारिग वक्त में वो काम करते हैं, तो फारिग वक्त में तो हम दफ्तर में बैठ के आम रूटीन जो है इंसान की होती है, बातों की वही होती है बस।
बिल्कुल, आज क्या खाया पिया है, आज क्या कर रहे हैं, हमने काम कैसा किया है, कहाँ कहाँ आग लगी है और क्या क्या हमने करना है, किस तरह अगली चीज़ों को तैयार करना है, ये चीज़ हमारी गुफ्तगू होती थी बकायदा। मतलब काम के अलावा भी फारिग वक्त में भी आप लोग काम की बात करते थे। बिल्कुल। ये तो हमारे बड़े ऐसे करते थे। मैं बिल्कुल। चाहूंगी आप साथ जरा माइक पास करें, मैं उनसे पूछूं कि आप लोग काम के अलावा क्या बातें करते हैं। जी, जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो हम सिर्फ अपने गाड़ी के साथ देखभाल करते हैं इसकी, बाकी चीज़ों की सफाई करते हैं। और बाकी अपने ये दो कलीग्स हैं, मुझसे सीनियर हैं ये दोनों, तो इनके साथ अच्छी गुफ्तगू भी हो जाती है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है। कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, मास्टर साहब यहाँ से काम करके गए हैं, ये हमारी कौम का बड़ा असासा है, इनका बड़ा नाम है, तो क्या इनके बारे में बात होती है, इनके कोई किस्से कहानियाँ आपने सुने यहाँ पे? ये मेरे साथ सीनियर खड़े हैं, इन्होंने किया हुआ है। आप इन्हें बताएं, मैं चाहूँगी कि ये हमें बताएं मास्टर साहब के बारे में। मेरा नाम नवीद अनवर है और मैं पिछले 11 साल से इस सर्विस में हूँ। मैं मास्टर साहब के साथ 4 से 6 इंसिडेंट मिनिमम मैंने अटेंड किए हैं। ये हमारे जो टेन्योर जब शुरू हुआ जॉब का, तो मास्टर साहब सेक्रेटरीट ब्लॉक्स में थे, तो इनके साथ काफ़ी वो मेरे ख्याल में 1-2 इंसिडेंट पे जो है मैं काम करने का मौका मिला। और सीनियर हैं हमारे, तो देखें जिस तरह की बातें अपनी ज़िंदगी का तजर्बा ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इन्होंने देखे कि फायर ब्रिगेड की उस टाइम 6 गाड़ियाँ पूरे इस्लामाबाद को कवर करती थी। तो अभी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमला है, गाड़ियाँ हैं, तो वो टाइम ज़्यादा क्रूशल था बनिस्बत अभी के। अभी देखें हमारे क्रू में तो उस क्रूशल टाइम में मास्टर साहब का क्या किरदार था, कि आपकी टीम को कैसे लेके चलते थे? एक लीडर का किरदार हमेशा जो है ना वो आके फ्रंट मैन का होता है। तो अयूब साहब ने कभी किसी तफरके में नहीं पड़े, तो बल्कि सबको साथ लेके चले हैं, सबकी रहनुमाई फरमाई है। तो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो हमारे दिल में इनकी इज्जत है, जो कि हमेशा है। कभी गुस्सा वगैरह किया इन्होंने? गुस्सा नहीं करते। गुस्सा नहीं करते? आपको गुस्सा वाकई में बिल्कुल नहीं आता, या ये सब आपकी इज्जत में, मतलब क्योंकि देखो बात होती है इंसान इखलाक है, की, गुस्सा तो आता इखलाक है। की और प्यार की। हाँ। तो गुस्सा भी अगर किया जाए ना प्यार और इखलाक से, होता है कि ये चीज़ तो आपने उसको देखा क्यों नहीं, गुस्सा किया है, लेकिन प्यार से अगर आप इखलाक से हट के बात करेंगे, दूसरे का भी अपना आप दुखाएंगे। गिराएंगे, दिल दुखाएंगे, ऐसा नहीं होता था। लेकिन प्यार मोहब्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और यही मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इखलाक से बात करें, प्यार से बात करें, अपने दोस्त को, साथी को बताएं, आने वाले नए बंदे को बताएं, ताकि वो कल सीख सके भाई इसकी हमने हिफाजत कैसे करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अयूब साहब। जब हम प्यार से इखलाक का दामन पकड़े रखते हैं, थामे रखते हैं, और हम प्यार इखलाक से बात करते हैं, तो हम उन लोगों के साथ हों या ना हो, लोग हमें हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। मैं चाहूँगी कि अब हम मोहम्मद अयूब खान से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम मास्टर अयूब खान के पास भी जाएं कि मास्टरी कैसे स्टार्ट की, स्कूल को कैसे बनाए, ये ख्याल कैसे आया, नौकरी लग गई थी, तनख्वाह थी, घर का गुजारा हो रहा था, तो ये तालीम का इन्होंने जो रास्ता, ये राह अपनाई, इसके पीछे क्या वजह थी? लेकिन ये सारी बातें मास्टर साहब मैं आपके स्कूल पे जाके बिल्कुल करूँगी। ही, बिल्कुल। हम उसी जगह पे चलते हैं बिल्कुल। और मास्टर साहब की मास्टरी पे, उनके स्कूल पे बात करते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम मास्टर अयूब के नाइट स्कूल में पहुंच चुके हैं। अभी वैसे नाइट तो नहीं हुई, लेकिन ये उनका स्कूल का नाम है। तो क्योंकि टाइम हो चुका था स्कूल का और हम बिल्कुल लेट भी नहीं होना चाहते थे, और हम इस स्कूल को, आज की क्लास को मिस भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये स्कूल कब शुरू हुआ, ये सोच कहाँ से आई, क्योंकि बड़ी मुख्तलिफ सी सोच है, हर किसी बंदे के दिमाग में नहीं आती। तो मैं ये सारी बातें अभी करूँगी मास्टर अयूब साहब से। मास्टर साहब, मेरा वाकई में जो पहला सवाल है इस स्कूल को देख के, कि ये बहुत अलग सी सोच थी। ये आपकी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, अखराजात पूरे हो रहे थे, बचत भी थी, उसके बावजूद ये स्कूल खोलने का ख्याल आपके दिमाग में कब आया? आप कितने साल के थे और क्यों आया? देखिए मोहतरमा, आपको बताया कि मैं एक फायर फाइटर था, और जब भी कोई हादसा होता था मैं उस पर जाता था, तो वहाँ पर मैं देखता था कोई ज़ख्मी हो गया, कोई कट गया है, कोई मर गया है, दिल बड़ा रोता था, और दिल ये करता था कि हर रोज़ किसी की मदद की जाए, किसी के काम आया जाए। लेकिन हादसा तो रोज़ नहीं होते। तो वहाँ पर मैंने 1981 में ये सर्वे की इस्लामाबाद की, मैं क्या काम करूँ जो लोगों के काम आऊँ। तो मैंने घूम फिर के देखा, कुछ बच्चों पर अजियत हो रही है, वो काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे चोरियाँ कर रहे हैं, कुछ बच्चे नशा कर रहे हैं, कुछ बच्चे
अपना आवारा फिर रहे हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा और उस वक़्त मैंने अपनी वाइफ से मशवरा किया कि क्यों ना मैं ये काम करूं। मेरी वाइफ ने कहा कि यूँ कहाँ ये जंग करोगे, इन बच्चों के साथ कहाँ अपना वो काम करोगे, छोड़े अपनी नौकरी करें। मैंने कहा नहीं। हुकूमत का क्या रद्द अमल था जब आपने यहाँ चंद बच्चे इकट्ठे किए और आप नजर में आए और लोग जो थे? बस उन्होंने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी मेरी। देखो क्या कुछ जासूस तो नहीं है, क्योंकि जब मैं फायर फाइटर था मुझे मेरे पास एक वाकी टाकी होती थी लगी हुई, और जब मैं कुछ कॉल आती थी बात करता था वो देखते थे जरूर ये कुछ जासूस है। लेकिन मेरी 6 साल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इंक्वायरी की, कुछ नहीं मिला। मेरे पीछे जाके बहन भाइयों को तंग किया गया, मेरे रिश्तेदारों को तंग किया गया, मेरा घर छाना, कुछ नहीं मिला उनको। आखिर मुझे पहला अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया 2012 में। 2013 में फायर ब्रिगेड से मुझे अवार्ड मिला और 2014 में मुझे अपना सिविल डिफेंस ने एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया। इतनी मुश्किलात थी जी, कि जी, बिल्कुल। घर वालों की इंक्वायरी, घर में जाना, मतलब जब बिल्कुल। इंक्वायरी होती है तो घर की खवातीन को हाँ जी, परेशान किया बड़ी जाता है, परेशानी होती है। बच्चों को तंग किया जाता है। बिल्कुल। इतनी मुश्किलात के बावजूद आप अपने अज़म से जो आपने फैसला मैं किया, घबराया नहीं, मैं डरा इसके नहीं, पीछे क्या वजह खौफ नहीं की। बस मेरे दिल के अंदर ताकत थी कि मैंने इन बच्चों को पढ़ाना है और ये काम करना है मैंने पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अगर कोई एक भी हीरो बनकर आगे चला गया तो मेरा काम हो जाएगा और मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो लोग जन्नती हैं जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। और फिर एक और हदीस में फरमाया, वो हम में से है जो दूसरों को तालीम देता है। फिर आपने ये भी कहा कि अपनी माँ की गोद से लेके आज तक तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीज़ों को लेकर मेरे आइडियल भी मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए, हमने उनका कलमा पढ़ा, तो हम क्यों ना किसी के काम आए। अब मेरा ये सवाल है कि आपके स्कूल में अब तक, मतलब कितने साल से ये चल रहा है, अब तक कितने बच्चों को आपने देखो पढ़ाया? जी, मुझे तकरीबन सन 1982 में मैंने शुरू किया था और सन 1982 से लेके अब तक मुझे 40 साल हो गए हैं और मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया जो इस वक्त स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुलाजमत को लगे हुए हैं, कारोबारों में लगे हुए हैं, कुछ काम सीख रहे हैं। तो मेरे पास रजिस्टर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो हज़ारों बच्चे आपको मिलेंगे बगैर किसी फीस के, बगैर लिए दिए के। इसमें सबसे बड़ा साथ मेरी इतनी बीवी का था। महंगाई, मतलब उस वक्त भी चले, अगर महंगाई नहीं भी होती थी तो अखराजात तो बहुत ज्यादा होते बिल्कुल, थे। लेकिन उस किया। सब में मैनेज कैसे करते थे? पति क्या देखिए, कहीं से मैं मदद अपनी आती तनख्वाह के थी 3 आपको? हिस्से करता था। एक हिस्सा मैं अपनी बीवी बच्चों को देता था, एक हिस्सा मैं अपनी ज़ात पर, और तीसरा हिस्सा इन बच्चों पे खर्च करता था। कापियाँ ले आता था, पेंसिल ले आता था। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कापियाँ ला के दी, पेंसिलें ला के दी। आज भी मैं आपकी प्रोग्राम के वास्ते से बताना चाहता हूँ कि मुझे इन बच्चों के लिए कापी चाहिए, पेंसिल चाहिए, शार्पनर चाहिए। ये चीज़ें हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे, अगर गरीब बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के आगे चल के कुछ बनेंगे। अगर ये बच्चे यही नहीं हमारा पढ़ेंगे, मुस्तकबिल है। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, दहशतगर्दों की तरफ चले जाएंगे, नशा करने चले जाएंगे, और हमारा मुल्क जो है तरक्की नहीं करेगा, तरक्की हमारा नहीं करेगा। मुल्क पीछे रहेगा। आज भी हमारे मुल्क के हालात ख़राब है। तो अगर हम उठेंगे और इनको जनाब पढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे, तो तब मेरा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपकी इस स्कूल में कितनी क्लास तक के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, क्या मज़ामीन है उनके लिए? देखो जी, मेरी इस वक्त जो क्लासेस है वो पहली से लेकर 10वीं तक है, और मेरे ये बच्चे इस वक्त जो बैठे हुए 180 बच्चे हैं। कुछ बच्चे 2-4 कम हो गए, सुबह कोई टाइम कम हो गई, मैं 3 हिस्सों में पढ़ाता हूँ। सुबह में 9 बजे से मेरे पास बच्चे मेरे कमरे में आते हैं, 11 बजे तक पढ़ते हैं, कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर मैं अपनी ज़ोर की नमाज मुझ पढ़ के इसकी तैयारी करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। ये आपके सामने है, 3 बजे से लेकर हम चलेंगे 5:30 तक, 6 बज जाते हैं। 6 के बाद खाना खुना खाऊंगा, 7 बजे फिर बच्चे अंदर आ जाएंगे, 11 बजे तक वो बच्चे पढ़ेंगे, कोई लेना देना नहीं। वो ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि हमें मशक़ बनानी बताओ, और हम कैसे दाखिला लें, कैसे चलें, कैसे मैट्रिक करें, कैसे FA करें, तो उनको लेके चल रहा हूँ। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि तादाद को मेरी को देखा जाए तो 350 तादाद थी। कोरोना की वजह से तादाद ये कम रहेगी, मेरा पूरा स्कूल भरा होता था, क्योंकि जब लेना नहीं देना नहीं। और ये बच्चे इस सेक्टर से आ रहे हैं, इस कॉलोनी से, और ये F6, 1, 2, 3, 4 ये जितनी कोठी है, इनके अंदर जो सर्वेंट क्वार्टर हैं, उन बच्चों, वो बच्चे हैं नैब कास्तों के, चौकीदारों के, खनसामों के, क्लर्क के, या पुलिस वालों के, वो बच्चे गरीब गुरबा आ रहे हैं। तो मेरा आखिरी वक्त तक यही इरादा, जब तक मेरे जिस्म में एक कतरा भी खून का है, मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूँगा।
और मेरी जबरदस्त। जिंदगी का यही अज़म होना चाहिए, बिल्कुल। यही आपका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया, बिल्कुल। एक गोल है, आप उसकी तरफ रवा दवाएं और अल्लाह की तरफ से आपकी मदद भी होती बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल जी। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बहुत मदद होती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बच्चे मैट्रिक तक जाते हैं, पढ़ते हैं, मैट्रिक के बाद आगे तालीम हासिल करने के लिए चलें, आप किसी की बात करके किसी महकमे में नौकरी दिला जी। देते हैं, लेकिन इनका मुस्तकबिल क्या है? मैट्रिक की तालीम जो है बिल्कुल जी, देखो अहम है, ज़रूरी है, बुनियादी मेरा जो तालीम कहना होता है लेकिन ना, आगे इनके लिए बिल्कुल। कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इन्हें कोई चीज़ है? बिल्कुल, मेरा कहना ये होता है कि आपने आगे कॉलेजों में जाना है, दाखिला लेना, अगर किसी को दाखिला नहीं मिलता तो मेरी वो बहुत लोगों के साथ और स्कूलों के साथ बड़ी अच्छी तरह वो मुझे जानते हैं और मेरी बात को मानते हैं। मैं उन बच्चों को दाखिल भी करा देता हूँ। जो बच्चे कहते हैं कि जी नहीं हमारे अखराजात नहीं है, बस मैट्रिक करके आगे चलेंगे, वो मुलाजमत में चला जाता लेकिन है। जैसे देखें हमारे होता है कि जैसे स्कूल्स में होता है, सनद होती है ना, जी। फेडरल बोर्ड की, पिंडी बिल्कुल। बोर्ड की सनद है, अब आगे अभी तक और आगे तक कहीं बिल्कुल, भी मैं जाए ये तो भी हमारी बताता हूँ सनद आपको। होती है। बिल्कुल, ये भी तो बताता क्या हूँ। इन्हें कोई ऐसी सनद मिलती है जो बिल्कुल। दिखा सके, प्रूफ करे? देखिए जी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी का इम्तिहान खुद लेते हैं। 5वीं का बोर्ड से पाकिस्तान के जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनके चेयरमैन ने मुझे अलाउ किया है कि आप प्राइवेट फार्म ले आए, 25 रुपये का मिलेगा, उसमें अपना दाखिला भर के और चलान फार्म से उसकी फीस बैंक में जमा करा दे, बस उस पर लिखना पड़ेगा प्राइवेट कैंडिडेट। ये रेगुलर, वो जो रेगुलर है ये प्राइवेट ये है, प्राइवेट। दाखिला चला जाएगा, उसी तरह सनद आएगी, सिर्फ बस लिखा होगा प्राइवेट। तो इसी तरह फिर 6ठी 7वीं का हम खुद लेते हैं, 8वीं का आ जाता है, 8वीं का फार्म 35 रुपये का मिलता है, दाखिला भेज देते हैं। और जब ये 8वीं कर लेते हैं, 9वीं 10वीं के लिए आप बोर्ड में चले जाए, आपको कोई फार्म मिल जाएगा, दाखिला हो जाएगा। अब मेरा मतलब यही था, बड़ा ये ज़रूरी मेरे लिए सवाल था। लेकिन इसके बाद भी एक और है, जैसे आपने बताया कि हुकूमत ने आपकी इस कोशिश को सराहा, जी जी इसे माना, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी जी, मिला, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद हुकूमत की तरफ से मतलब अभी भी ये नाइट स्कूल है, हम जी। इस्लामाबाद के बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ मौसम का पता नहीं होता, शदीद गर्मी भी आती है, सर्दी आती है तो बहुत सर्दी होती है, बिल्कुल। अचानक बारिश होती है खुले आसमान के नीचे, अचानक बारिश हो जाए या शदीद गर्मी हो जाए तो क्या स्कूल बंद हो जाता है? देखिए जी, मैं पहले तो सबसे पहले गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है, मेरी नहीं है। मुझे ये अपना दी है, जो अहमद फराज साहब थे सामने रहते थे, उन्होंने ये पक्की करा के दी है। देखो टाइलें लगी हैं, फिर ये टाइलें टूट गई थी, अब नवी टाइलें लगवा के दी है। अभी मुझे 2021 में प्राइड ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी ने अवार्ड दिया। तो जनरल बाजवा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझसे पूछा था आपके स्कूल का कोई मसला? मैंने कहा जी बिल्कुल मसला है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जी पानी का मसला है, वहाँ पर लैट्रीन नहीं है, लैट्रीन का मसला है, या फिर कोई थोड़ी छत हो जाए। उन्होंने सीडीओ को फ़ौरन लिखा, ये सीडीओ ने जो इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल है, इन्होंने कूलर लगवा के दिया, ये 3 लैट्रीनें बनवा के दी और ये 7 शेड बनवा के दिया। मैं ये भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बहुत कुछ है। अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए तो हम इसके नीचे बैठ जाते हैं, अगर बहुत तेज़ बारिश हो, सर्दी हो या बहुत तेज़ गर्मी हो, फिर हम छुट्टी करते हैं, वरना छुट्टी नहीं करते। मास्टर साहब, कौमी सतह पर तो आपको सराहा गया है, आपको अवार्ड्स दिए गए हैं, आपकी मदद की गई है, लेकिन आपको बैनुल अक़वामी सतह पर भी काफ़ी सराहाया गया है, आपकी ये कोशिश को मतलब देखा गया है, इसे समझा गया है। बाहर से आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं? देखिए जी, पहला अवार्ड मुझे 2017 में तुर्की वाले मेरे पास यहाँ आए थे और हर बच्चे की फाइल बना के ले गए थे। उन्होंने पूछा था ये क्या है, मैंने बताया इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मुझे 15 दिन के बाद उन्हें तुर्की बुलाया था, वहाँ पर इंटरनेशनल दुनिया क्लिक एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर दुनिया से बच्चे आते हैं। तो वहाँ पर उनके सदर साहब से मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया था तुर्की वालों ने, और जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे गोल्ड मेडल एजुकेशन सर्टिफिकेट दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। उसके बाद 2 अवार्ड पाकिस्तान पे ऐसे हैं जो कि अपना 2 बंदों के पास, बाकी नहीं, एक मलाला यूसुफ के पास है, एक मुझे दिया गया मलका बरतानिया ने। कभी नहीं हुआ कि बड़ा सा स्कूल आपका भी होता, बड़ा घर होता, एक शानदार गाड़ी होती? बिल्कुल जी, देखिए गाड़ी का तो मैंने आपको बता दिया, गाड़ी आ जाए, पैसा आ जाए, झगड़े जाएंगे। और अगर ये स्कूल भी बन जाए ना, इसका इंचार्ज ही कोई और बन जाएगा। यहाँ पर 2-3 आए हैं, एनजीओ आई है, एनजीओ ने भी ये कहा नहीं जी 100 रुपया फीस लिया करेंगे, नहीं जी हम इनकी वर्दी मुकर्रा करेंगे, इनके बूट मुकर्रा करेंगे। मैंने उनको कहा नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो इंसान से, हर बच्चा अपने रंग में कपड़ों में बैठा है और अपनी मर्जी की जूती पा के आया, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बच्चे जो है बड़ी खुशी से आते हैं, हाँ जी। अपनी मर्जी से आते हैं। बिल्कुल।
तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो, मैं आपसे जी। इजाजत चाहूंगी है। कि मैं आपके स्टूडेंट से भी बिल्कुल। बात करना चाहती हूँ, हाँ, इनसे बिल्कुल। मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल चलें। मेरी तरफ है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब मैं ना किसी प्यारे से बच्चे से मैं चाहूंगी कि हम बात करें, बल्कि मेरे बिल्कुल सामने बच्ची ही तो है ही। जी क्या नाम है? आओ ना मेरे खड़ी हो पास। जी, हाथ मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ। कैसे हो आप? ठीक। आपका क्या नाम है? प्रिंसेस। प्रिंसेस। वैसे प्रिंसेस तो आप लग रही हो इस कोट में। प्रिंसेस, आप कहाँ से आते हो? इधर से सामने। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। मास्टर साहब के पास कब से आ रहे हो? काफ़ी साल हो गए। कितने साल? 5। 5 साल में 2 क्लास में? नर्सरी से पढ़े थे? जी। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। और मास्टर साहब की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, ये अच्छी लगता था। तो जब गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो क्यों डांटते हैं? ये बच्चे शरारतें करते हैं इसलिए। आप शरारतें करती हो? नो। नहीं करती? अच्छा, आप 2 क्लास में तो 2 का टेबल 4 तक सुना है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 15 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 2 10 ज़ा 20। जबरदस्त, आपको तो गिफ्ट मिलना ये चाहिए। बताओ ना, क्या बनोगी बड़े होके? साइंसदार। यही अज़म और यही हौसला है। बिल्कुल इस चीज़ को पूरा करोगी प्रिंसेस? जी। प्रॉमिस? जी। ज़बरदस्त। चलें, आप बैठ जाए अपनी सीट पे। भाई, प्रिंसेस से बात करके तो मास्टर साहब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कितने छोटे, वही बात है ना कि हम नन्हे दिमागों में बड़े ख्वाब होते हैं, बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि ये आगे भी चल के बिल्कुल। पहुँचे। फ्री हो जाओ अलीना। अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये क्योंकि बहुत मगन थी काम करने में, तो मैंने कहा जरा इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए। कैसी हैं आप? ठीक। आपका क्या नाम है? अलीना। अलीना। आप कब से आ रही है स्कूल में? 5 साल। 5 साल से। कौन सी क्लास में है? 5 5 में है। और आप कौन सी पोजीशन लेती हैं? फर्स्ट पोजीशन आती है। आपको पढ़ने का कितना शौक है? बहुत। बड़े होके क्या बनेंगी? डॉक्टर। ज़बरदस्त अलीना, मैं दुआ करती हूँ कि आपका ये ख्वाब पूरा हो, लेकिन कड़वी नहीं, थोड़ी मीठी दवाइयाँ दे देना। मरीज बेचारे सुन के अलीना डॉक्टर के पास नहीं आएंगे कि कड़वी दवाइयाँ देती है और टीके भी लगाती है। मैं एक और बच्ची से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाएं। कैसी हैं आप? ठीक। यार, बड़ी लेदर की जैकेट पहन के घूम रही हैं। कौन सी क्लास में? 8th में। 8th में है। और मतलब आपके तो बोर्ड की एग्जाम्स होंगे, तैयारी जी। कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर। मास्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने एक निज़ाम बनाया हुआ है। आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, आओ। और ट्यूशन पढ़ाने वालों को भी कहता हूँ कि ट्यूशन कम लें, थोड़ी लें, ताकि गरीब बच्चे सारे पढ़ सकें और इल्म के अंदर इजाफा हो। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान आपके जिंदाबाद। साथ। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।